हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ये आज की वीडियो में हम सारा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हो आप? तंत्रिका तंत्र। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र जरूरी क्यों है। पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र जरूरी क्यों होता है। जैसे कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, इन सभी क्रियाओं के लिए क्या होता है? तंत्रिका तंत्र ही आपकी सहायता करता है। क्यों? इन सभी क्रियाओं के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या होता है? एक आवेग दिया जाता है। जो आवेग कहाँ जाता है? आपके केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम या तंत्र में जाता है। वहाँ से क्या होता है? वहाँ से आदेश दिया जाता है। उसके बाद ही आपके जो भी अंग होते हैं वो कार्य करते हैं। तो ये आदेश कैसे होते हैं? ये आवेगों के रूप में जाते हैं। और आवेग किससे कार्य करते हैं? उद्दीपन ग्रहण करते हैं। जब उद्दीपन की अपन बात करें तो उद्दीपन क्या होता है कि उद्दीपन कुछ भी हो सकता है। वो भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, वो दृष्टिगत भी हो सकता है, मतलब आप देख के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्दीपन होता क्या? अगर भौतिक उद्दीपन की अपन बात करते हैं कि भौतिक उद्दीपन होता क्या है, कि जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छू ली, तो छूते क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने हाथ हटाओगे। तो ये हाथ हटाने के लिए आपको किसने कहा? तो क्या होता क्या है कि जैसे आप गर्म चीज़ छूओगे तो यहाँ पे तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। तंत्रिका कैसे होती है? छोटे छोटे धागे समान संरचना होती है जो आपकी पूरी बॉडी में फैली रहती है और एक तंत्र बनाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे आपने छुआ, यहाँ से क्या हुआ? जो संवेदी कोशिकाओं की तंत्रिका थी, वहाँ से क्या हुआ? आवेग मिला उनको। आवेग कहाँ गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गया। वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से एक आदेश पारित हुआ कि गर्म चीज़ है, आप हटा लो हाथ। तो आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होती तो आप अपना हाथ हटाते ही नहीं, आपको ठंडे गर्म का कोई एहसास ही नहीं होता। तो ये किस तरह का उद्दीपन हो गया? आपका भौतिक उद्दीपन हो गया। अगर हम रासायनिक उद्दीपन की बात करें तो रासायनिक उद्दीपन क्या होते हैं? जैसे कि आपने कुछ खट्टा खा लिया, जैसे आप नींबू खाते हो तो आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। या फिर आप कुछ ऐसा खाते हो जो आपको पसंद है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। या फिर आप तीखा खाते हो तो आपको मिर्ची लगती है, आंसू आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान कैसे हो रहा है? आपको तंत्रिका तंत्र की मदद से ही हो रहा है, जो आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इस वीडियो में हम आज यही पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है। तो ये तो बात हो गई उद्दीपन की। उद्दीपन अपने पढ़े भौतिक हो गए, रासायनिक हो गए। या फिर आपने देखा होगा कि देख के उद्दीपन कैसे प्राप्त करते हैं। आप कोई खड़े हो, जैसे किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंका, अचानक आपका हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो ये कैसे हुआ? आपने देख के उद्दीपन ग्रहण करा। आपके हाथों को आपने तंत्रिकाओं ने क्या करा? एक आवेग दिया, एक आदेश दिया कि आपको बॉल कैच करनी है वरना आपको लग जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ? आपने उद्दीपन ग्रहण किया। तो ये देख के हुआ जैसे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तेज़ी से आप हट जाते हो, तो ये क्या हुआ? ये भी एक तरह का उद्दीपन है। बच्चे खाने की चीज़ मुँह देखते हैं तो मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये भी क्या होता है? एक तरह से उद्दीपन। और उद्दीपन कौन ग्रहण कर रहा है? आपका तंत्रिका तंत्र ग्रहण कर रहा है। किसकी सहायता से ग्रहण कर रहा है? तंत्रिका तंतु की सहायता से कर रहा है। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपकी न्यूरॉन कहलाती है, जिसका डायग्राम मैंने बोर्ड पर बना रखा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे कार्य करता है। तो इस डायग्राम की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन होता क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम की बात करें तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है आपका सेल बॉडी, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका काय। दूसरा होता है आपका सेल प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे इसको कोशिका प्रवर्ध। ये दो भाग आपके न्यूरॉन में होते हैं। और न्यूरॉन क्या होता है? पूरे शरीर में आपके फैले रहते हैं, जितने भी अंग हैं। तो सेल बॉडी कौन सा वाला भाग हो गया? ये पूरा भाग जो दिखा रखा है आपको, ये क्या है? सेल बॉडी है, कोशिका काय है। और कोशिका प्रवर्ध कौन कौन से हो गए? जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ से भी एक प्रवर्ध निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहे हैं। तो ये क्या हो गए? कोशिका प्रवर्ध। अगर हम सेल बॉडी की बात देखी जाए तो क्या होती है? एक बड़ी संरचना होती है। और कैसे आकार की है? अनियमित आकार की। इसका कोई आकार नहीं दिख रहा इस समय, कि ना तो आप इसे गोल कह सकते हो, ना आप इसको स्क्वायर कह सकते हो, ना इसको ट्राइंगल कह सकते हो। कैसी हो गई है? अनियमित आकार की हो गई। और इसके बीच में क्या है? एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है जो सभी क्रियाओं का संचालन करेगा। उसके अलावा छोटे छोटे से यहाँ आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं जो निश्चल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, जो किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन के बने होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। हिंदी में बात करें तो अपन प्रोटीन संश्लेषण का। तो निश्चल ग्रेन्यूल जो होते हैं किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ये दो चीज़ें कहाँ होती है? आपके कोशिका काय के अंदर उपस्थित होती है। और इसके बाद अगर कोशिका काय से आप देखोगे तो पतले पतले बहुत सारे आपको जुड़े रहते हैं कोशिका प्रवर्ध। इन कोशिका प्रवर्ध को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं अपन। और इनका कार्य क्या होता है? ये आवेगों को कोशिका काय के अंदर की तरफ लाते हैं। तो डेंड्राइट्स आवेग कहाँ लाएंगे? या फिर हम यहाँ लिख देते हैं तंत्रिका आवेग कोशिका काय किसकी मदद से आएंगे? डेंड्राइट की मदद से आएंगे। और बाहर की तरफ किसकी मदद से जाएंगे? तो देखा जाए तो दो तरह के कोशिका प्रवर्ध है, एक डेंड्राइट्स होते हैं, एक हेक्सोन होते हैं। तो तंत्रिका आवेग डेंड्राइट की सहायता से तो कहाँ आएंगे? कोशिका काय के अंदर आएंगे। कोशिका काय से फिर कहाँ पहुँचेंगे? आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँचेंगे। वहाँ से जो फिर आवेगों पे जो भी संदेश दिया जाएगा या जो भी प्रतिक्रिया की जाएगी वो किसके माध्यम से? हेक्सोन के माध्यम से कहाँ पहुँचेगी? आपके संचालक अंग तक पहुँचेगी। तो डेंड्राइट से तो क्या करते हैं? संवेदी अंग से आपके आवेग ग्रहण करते हैं, कोशिका काय में पहुँचाते हैं। फिर कोशिका काय से हेक्सोन के माध्यम से क्या होता है? आपके जो संचालक अंग होते हैं वहाँ पे पहुँचा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप संवेदना ग्रहण कर रहे हैं वहीं पे संचालन होता है। सपोज करो क्या होता है कि कैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़ कहाँ मिलेगा? आपके गाल पे पड़ेगा, मगर आपको आदेश कहाँ पे मिलेगा कि थप्पड़ पड़ते ही आपका हाथ यहाँ जाता है, आ जाता है। तो संवेग किसने ग्रहण करा? आपके गाल ने ग्रहण करा, मगर जो आदेश मिल रहा है वो ग्रहण कर रहा है, आपका हाथ ग्रहण कर रहा है। या तो आप हाथ लगाओगे अगर आपसे बड़ा ताकतवर बंदा होगा तो, क्योंकि आप फिर प्रतिक्रिया दूसरी नहीं दिखा सकते। अगर आपसे छोटा बंदा होगा तो आप दूसरी प्रतिक्रिया दिखाओगे, आप यही हाथ उसके गाल पे लगाओगे। तो ये सारे कार्य किसकी मदद से होंगे? तंत्रिका की मदद से ही होंगे। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं कोशिका काय बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद निश्चल ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। उसके बाद अपन ने बात की डेंड्राइट्स की, ये करते हैं तंत्रिका आवेग को कोशिका काय में ले जाते हैं। कोशिका काय से आवेग बाहर की तरफ किसकी सहायता से जाते हैं? हेक्सोन की सहायता से जाते हैं। कुछ हेक्सोन में कहीं कहीं पे क्या होता है? वो एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट पाई जाती है कि वसा के एक आवरण होता है जो इसकी मोटाई को बढ़ा देता है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि यह हेक्सोन जो होता है वापस से क्या होता है? छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं हेक्सोन टर्मिनल। अगर हम बात करें और भी आगे की तो इसके लास्ट में गोलेनुमा संरचना पाई जाएगी इस तरह से, जो आपकी कहलाती है सिनेप्टिक नॉब। अब ये इनसे आगे कौन सा जुड़ा होता है? इनसे आगे अगला कोशिका तंतु जुड़ा होता है, उसके डेंड्राइट जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आवेग का संचरण क्या होता है? यहाँ से कोशिका काय में आया, कोशिका काय से हेक्सोन में गया, हेक्सोन से अगले तंत्रिका तंत्र में गया। इस तरह एक के बाद एक जाता रहता है। तो कहाँ से? संवेदी अंग से संचालक अंग तक धीरे धीरे पहुँचता है। और ये आवेग की दर किस पे डिपेंड करती है? तंत्रिका तंतु के व्यास के कैसी होती है? आप कह सकते हो अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि तंत्रिका तंतु का व्यास जितना अधिक होगा तंत्रिका आवेग की दर भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। इसलिए जिन तंतुओं में माइलिन आच्छाद्य पाया जाता है उनका व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वहाँ तंत्रिका आवेग की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे थे अपनी ये न्यूरॉन की संरचना। वापस से एक बार देख लेते हैं। न्यूरॉन की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो कोशिका काय या सेल बॉडी, दूसरा होता है सेल प्रोसेस या कोशिका प्रवर्ध। कोशिका काय में आपका एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अलावा निश्चल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कोशिका प्रवर्ध में दो तरह के प्रवर्ध पाए जाते हैं, एक तो आपका डेंड्राइट्स पाए जाता है, दूसरा आपका हेक्सोन पाया जाता है। इसकी सहायता से आवेग कोशिका काय में जाएगा, हेक्सोन की सहायता से आवेग कोशिका काय से बाहर निकलेगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो जो हेक्सोन है छोटी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाएगा, जिनको हेक्सोन टर्मिनल कहते हैं। उनके लास्ट में छोटे बल्ब की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको अपन क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई अपनी तंत्रिका तंतु की संरचना की। तो याद रखना कि यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आपके एग्जाम में न्यू टाइम में क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूरॉन। आगे चलते हैं अपन, इसको आप उतार लीजिए।
अब बात करेंगे अपन तंत्रिका आवेग, इंग्लिश में कहते हैं तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स। क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग बेसिकली होता है क्या है कि तंत्रिका तंतु में किसी भी भारी भौतिक या रासायनिक उद्दीपक के कारण होने वाले परिवर्तन से जो आवेग उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? आपका तंत्रिका आवेग कहलाएगा। इसकी दर क्या होती है? अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। पहले भी बताया था किसके अनुसार होती है? तंत्रिका तंतु के व्यास के अनुसार होती है। जितना तंत्रिका तंतु का व्यास होगा उतनी अधिक क्या होगी? इसकी गति होगी। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है इसको आप नोट कीजिए। तंत्रिका आवेग के सिद्धांत पे क्या करता है? ऑल और नन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ऑल और नन का सिद्धांत होता क्या है कि या तो आवेग पूर्णतः जाएगा या आवेग बिल्कुल नहीं जाएगा। तो तंत्रिका आवेग जो होता है उद्दीपन की गति पर डिपेंड नहीं करता कि उद्दीपन किस गति से मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि उद्दीपन आपको किस फोर्स से मिल रहा है, कि जो उसकी दहली आवृत्ति होती है। दहली का मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, जो निम्नतम होती है, सीमा होती है, उसका मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप तेज़ी से हाथ लाएं और एक आप धीरे हाथ लाएं। अगर आप तेज़ी से लाके गाल पे यूँ टच करोगे आपको नहीं लगी, आप धीरे लाके यूँ टच करोगे आपको नहीं लगी। लगने से मतलब क्या है कि आपको तंत्रिका आवेग नहीं मिला। तो तंत्रिका आवेग नहीं मिलेगा, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, तो क्या होगा? आपका आवेग नहीं मिला, तंत्रिका तंतु में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कोई भी आवेश नहीं पहुँचाया, किसी भी तरह की क्रिया प्राप्त नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं फोर्स की। आप चाहे इतनी पास से मारो तेज या फिर जोर से आके तेज मारो, मगर क्या है आपको जो है दहली आवृत्ति तक क्या मिल रहा है? आपको आवेग मिल रहा है। तो उस पर कौन कार्य करेगा? तंत्रिका आवेग कार्य करेगा। अभी यह करेगा सूचनाओं को कहाँ ले जाएगा? ये डेंड्रोइड की सहायता से कोशिका काय में ले जाएगा या सेल बॉडी में ले जाएगा। वहाँ से आपके केंद्रीय तंत्रिका तंतु तक जाएंगे, सिस्टम तक पहुँचेगा। वहाँ से क्या होगा? वहाँ से एक आदेश दिया जाएगा। उस आदेश के अनुरूप आपके जो कौन सा होता है संचालन अंग होते हैं वो कार्य करेंगे। तो किस पे क्या करता है? ऑल और नन पे। या तो पूर्णतः कार्य करेगा या बिल्कुल कार्य करेगा नहीं करेगा। तो गति पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? कि क्षमता से आपको आवेग मिल रहा है। अगर वो निम्नतम क्षमता का आवेग मिल रहा है तो वो उतनी गति से आपके आवेशों को ले जाएगा जितना कि तेज गति से ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि आपके थप्पड़ पड़ा, आपके दर्द हुआ, अब वो दर्द कम ज़्यादा नहीं है, दर्द हुआ तो मतलब आवेग जाएगा। ज़्यादा दर्द होगा तब भी आवेग जाएगा, मगर दोनों ही गति क्या होगी? सेम होगी। मगर आप तेज़ी से हाथ ला रहे हो आपको दर्द नहीं हुआ, आप धीरे हाथ ला रहे हो आपको दर्द नहीं हुआ। तो हाथ लाने की गति पे डिपेंड नहीं करता। मेन बात यह है कि इस फोर्स से आपके यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ तब भी आवेग उसी गति से ले जाएगा, अगर ज़्यादा दर्द होगा तब भी ये उसी गति से ले जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका तंत्रिका आवेग। अपन आगे बात करते हैं तंत्रिका आवेग का आवेग का संचरण। ये तंत्रिका आवेग का संचरण होता क्या है? अगर हम प्रत्येक तंत्रिका की बात की जाए कि सपोज करो कि मेरी ये तंत्रिका है, ये आपकी तंत्रिका है, तो इसमें कुछ विभव काम करते हैं। अब इसका आवेग कैसे ज्ञात करोगे? ये तंत्रिका होती है, इसकी कोशिका झिल्ली होती है। नॉर्मल अवस्था में मतलब विश्राम अवस्था में, मतलब कि आपको किसी भी तरह का आवेग नहीं मिल रहा, ना भौतिक ना रासायनिक ना दृष्टि, किसी भी तरह का आवेग नहीं मिल रहा, तो तंत्रिका कैसी अवस्था में रहेगी आपकी? अंदर की तो क्या तरफ क्या होगा? नेगेटिव आवेग। और बाहर कैसे होगा? पॉजिटिव आवेग। ये स्थिति कब होती है? जब आपको किसी भी तरह का आवेग प्राप्त नहीं होता, तो आपका तंत्रिका तंतु उस अवस्था में रहता है। इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? जो आपका तंत्रिका तंतु है उसे कोशिका झिल्ली है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लगा के गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हो। इस समय क्या होगी? बाहर सोडियम आयन की अधिकता होगी, अंदर क्या होगा? पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन होगा। मगर जो पोटेशियम आयन होता है क्लोराइड आयन को उदासीन नहीं कर पाता है, तो ये कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो विश्राम अवस्था में अंदर कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, और बाहर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये अवस्था आपकी कहलाती है
विश्राम कला विभव। मगर इस मतलब कि इस अवस्था में जो भी आप कला विभव ज्ञात करोगे आपका विश्राम कला विभव कहलाएगा, या इसे आप कहते हो रेस्टिंग स्टेट। तो इस समय अगर आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, गैल्वेनीमीटर से नापोगे, तो जो विभव आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा विश्राम कला विभव। इस अवस्था में क्या कहलाती है? कोशिका कैसी है? अभी ध्रुवित अवस्था में है। अपन क्या कहते हैं? कोशिका कैसी है? ध्रुवित अवस्था में है, क्योंकि बाहर कैसा है? पॉजिटिव, अंदर कैसा है? नेगेटिव। मगर जैसे उद्दीपन प्राप्त होता है, उद्दीपन प्राप्त होने से क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन से क्या होता है? कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता पहले सोडियम के लिए कैसी थी? अपारगम्य थी, वो क्या होती है? वो चेंज हो जाती है और सोडियम क्या होता है? अंदर आ जाता है, और पोटेशियम क्या हो जाता है? बाहर चल जाता है। तो 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। कितने जाते हैं? ये जाते हैं 2, और सोडियम कितने अंदर आते हैं? 3। तो जब पोटेशियम बाहर जाता है 2 और सोडियम अंदर आते हैं 3, तो जब ये अंदर आते हैं तो किसको क्या करते हैं? इसको क्लोराइड को उदासीन कर देते हैं, और ये बाहर जाते हैं तो यहाँ पे जो आयन होते हैं उनको उदासीन नहीं कर पाते। तो स्थिति किस तरह से चेंज हो जाती है? अब स्थिति कैसी हो गई है? बाहर तो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस समय अगर आप तंत्रिका तंत्र का विभव ज्ञात करेंगे तो कहलाएगा कला विभव, या उसको कहेंगे अपन सक्रिय विभव। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी आपकी? कला विभव, या आप कह सकते हो सक्रिय विभव। ठीक है, ये सक्रिय विभव कहलाएगा। इस समय आप इलेक्ट्रोड लगा के ज्ञात कर लो। अब ये क्या हो गया? ये स्थिति होगी। अब इस पहले कैसी अवस्था में थी? अपन ने इसको क्या कहा था? इस समय कैसा है? तंत्रिका तंत्र ध्रुवित अवस्था में। अब प्लस अंदर माइनस बाहर। अब कैसा हो गया? अध्रुवित अवस्था में हो गया, क्योंकि प्लस अंदर आ गया, माइनस बाहर हो गया। ये होती है सक्रिय अवस्था। ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है। उसके बाद क्या होता है? वापस से जो तंत्रिका होती है वैसे अपनी स्थिति में आ जाती है। मगर अब क्या होगा? सोडियम अंदर आ गया है। अब सोडियम बाहर वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कोशिका झिल्ली कैसी है? इसके लिए अपारगम्य होती है। अब सोडियम को बाहर निकालने के लिए क्या हो गया? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड पंप भी कहते हैं। तो क्या होगा कि हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। एटीपी खर्च करके फूड से क्या होगा? सोडियम को बाहर निकाला जाएगा और पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा? कोशिका पुनः कैसी हो जाएगी? ध्रुवित अवस्था में आ जाएगी, या अपन कह सकते हैं कि पुनः ध्रुवीकरण हो जाएगा उसका। तो अपन इसको देखते हैं एक बार। थर्ड अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था थी आपकी विश्राम कला विभव, दूसरी थी आपकी कला विभव, तीसरी आएगी आपकी पुनः ध्रुवीकरण। इसमें तो क्या था आपका? बाहर कैसा था? पॉजिटिव। अंदर क्या था? नेगेटिव। इसमें क्या था? बाहर नेगेटिव, अंदर क्या था? पॉजिटिव। अब पुनः ध्रुवीकरण में क्या होगी? इस समय कोशिका तंत्रिका तंतु कैसे? विश्राम अवस्था में। इस समय कैसे उद्दीपन मिला, उससे कैसे होगी? सक्रिय अवस्था में आ गई। अब पुनः विश्राम अवस्था में आना चाहिए, क्योंकि तंत्रिका हमेशा सक्रिय अवस्था में नहीं रह सकती। तो जो सोडियम अंदर आ गया उसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब सोडियम बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम वापस से अंदर आ जाएगा, तो वापस से कौन सी हो जाएगी? बाहर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, और अंदर क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? आपके पुनः ध्रुवीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पुनः ध्रुवीकरण कहलाएगी। और ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी तंत्रिका
आवेग का संचरण। ये तंत्रिका आवेग का संचरण कैसा होता है कि जब एक तंत्रिका तंत्र को क्या मिलता है, उद्दीपन मिलता है, चाहे भौतिक होता है रासायनिक होता है। तो उद्दीपन से क्या हो जाता है, जो आपके तंत्रिका तंतु कैसे हैं, विश्राम अवस्था में हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, अध्रुवित हो जाते हैं। अध्रुवित होने के कारण क्या होता है, बाहर की तरफ पोटेशियम आ जाता है, अंदर की तरफ सोडियम आ जाता है। और तंत्रिका तंतु से आवेग कहाँ पहुँचता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे पहुँचता है। उसके पश्चात क्या होता है, तंत्रिका तंत्र वापस से कैसे हो जाती है, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। मगर सोडियम को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, आपको एटीपी खर्च करना पड़ता है, सीधा सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी अपन जानते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, कोशिका पुनः अपनी उस स्थिति में आ जाएगी, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा। और तंत्रिका आवेग जो केंद्रीय तंत्रिका तंतु तक पहुँच गया है, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, एक संदेश देगा। उस संदेश के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो संचालक अंग होगा अपनी क्रिया दिखाया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी, और इस तरह से आपके तंत्रिका आवेग का संचरण होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि भाई तंत्रिका तंत्र होता क्या है, न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे जैसे कोशिका काय होता है, वो कोशिका प्रवर्ध होता है, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। कोशिका काय में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बड़े आकार का निस्सल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा सेल प्रवर्ध कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो डेंड्राइट्स होता है, जिससे क्या होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण का होता है, कोशिका काय इसके अंदर की तरफ होता है। दूसरा हेक्सोन होता है, हेक्सोन से क्या होता है, आवेग का संचरण कोशिका काय से बाहर की ओर होता है। हेक्सोन पे क्या पाया जाता है, आपकी माइलिन शीट पाई जाती है। तंत्रिका आवेग का संचरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तंत्रिका तंतु के व्यास के अनुक्रमानुपाती होता है। और किस सिद्धांत पे क्या करता है, ऑल और नन के सिद्धांत पे क्या करेगा कि आवेश अगर निम्नतम दहली तक मिलता है, मतलब कि जो भी उद्दीपन है आपके निम्न तक दहली तक मिलता है, तो आवेश क्या होगा, अपनी पूर्ण गति से संचरित होगा। अगर नहीं मिलेगा तो संचरित नहीं होगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है, विश्राम कला विभव क्या है, पुनः ध्रुवीकरण क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कमेंट्स किसी भी तरह से मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।